आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो है एक्सप्लेन करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट में। अगर आपने जो है पिछली हमारी वीडियो देखी होगी तो हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको एक्सप्लेन की थी कि वो किस तरह जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है और एग्जांपल्स के थ्रू। तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोस को जो है ज़रूर व्यू करना। अब हम लोग जो है ना एक एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर जो फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए जो है बेसिकली इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब एक सवाल आता है कि इन जनरल फॉर्म, अगर हम इसे जनरल फॉर्म के तौर पर लें, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म में जो है हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। अगर हम इसको इन्फिनाइट टाइम्स तक ले जाएं या हम लोग कह सकते हैं के टाइम्स तक, तो मान लीजिए तो उस वक्त जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो इस तरह लिखी जाएंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 अप टू सो ऑन ए के, ये हम लोग इक्वल कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये यानी कि मैं एक बेसिक आपको एक जनरल फार्मूला बताऊँ, जनरल एक्सप्रेशन इस इक्वेशन का कि अगर हम के टाइम्स तक बात करें एन टाइम्स तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ओवर A1, इधर प्रोबेबिलिटी आना था, इस तरह फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 A1 फिर A2 फिर अप टू सो ऑन, यानी हम लोग इधर तक चलते, जगह मेरे पास कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के डिवाइड बाय A1 A2 फिर ए के -1 तक। तो इस तरह यानी हमारी जो जनरल केस प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज़ करती है। अगर आप लोगों ने पहले भी हमें वीडियोस पढ़ी होंगी कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम मिसाल के तौर पर कि पॉइंट बी और ए ये अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका बेसिकली मतलब हुआ कि बी डिपेंड नहीं करता ए पे, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की तरफ। अभी जो हम लोग ये वैल्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली है डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, यानी जब ए और बी जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं। क्या होगा कि अगर वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, उसके लिए फिर जो है ना हमें अगर पहले पढ़ा हुआ होगा कि वो इक्वल होते हैं फिर इस तरह पी A1 के सब यहाँ पे। अब ये A2 ओवर A1 बेसिकली इक्वल होते हैं पी A2 के, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये A1 A2 इससे नहीं फर्क हो कि पी A3 है, यानी कि वो अब डिपेंड ही नहीं करता। इस तरह टू सो ऑन जो है वो चलेगा, तो एंड पे हमारे पास आएगा पी ए के यहाँ तक। तो ये होती है जनरल फॉर्म प्रोबेबिलिटी की। अब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है ना इसको और मज़ीद क्लियर कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मान लीजिए मेरे पास 5 फेयर कॉइन्स थे। फेयर कॉइन्स का मतलब है कि वो बायस नहीं, उनके रिजल्ट हमेशा या तो टेल है या हेड होगा, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उनको एक ही वक्त फेंका जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी होंगी कि यानी 5 की 5 कॉइन्स हेड आएंगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग फिर इसकी प्रोबेबिलिटी को इस तरह लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के पहला कॉइन हेड आए, नेक्स्ट कॉइन भी हेड आए यानी सेकंड टर्म, फिर थर्ड जो कॉइन होगा वो भी हेड आए, फोर्थ भी जो है हेड आए, फिफ्थ भी जो है हेड आए। ये सब बेसिकली इक्वल होता है पी H1 H2, क्योंकि एक सवाल है शुरू में, एक को जो पहला कॉइन है वो हेड या टेल आए, इससे दूसरे कॉइन को किसी सूरत नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सारे पाँच फेयर है। इसलिए हम लोग इनको इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ के तौर पे ट्रीट करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के तौर पे। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं H2 और H1 की ज़रूरत नहीं थी कि वो फिर H2 के ही इक्वल होना था। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। H5 हमें पता है कि टोटल टर्न्स, क्योंकि अभी कॉमन सेंस की बात है कि टोटल टर्न्स में से सिर्फ या तो हेड या टेल है तो 2, और उनमें से हेड सिर्फ एक है तो 1। तो यही प्रोसेस हम लोग रिपीट, क्योंकि सबके लिए सेम वैल्यू होंगी यहाँ पे होंगी वैल्यू सारी। और ये आगे एक तरह से प्रोबेबिलिटी के क्या, प्रोबेबिलिटी के 5 के 5 कॉइन्स जो है ना वो हेड की सूरत में आएंगे। क्यों ना अब इस क्वेश्चन को ज़रा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते ताकि और हम लोग समझ सकें। मान लीजिए अब एक बायस्ड कॉइन का इस्तेमाल किया जाएगा। बायस्ड कॉइन एक तरह से वो कॉइन होता है कि जिसके अंदर हमें पता चल सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये हेड या टेल है। इसी तरह जैसे कहते हैं ना कॉइन के साथ कोई छेड़छानी की गई कि बार बार हेड दिखा रहा है, टेल्स दिखा रहा है। अब उस कॉइन को जो है ना 5 दफ़ा फेंका गया है। अब कहा यह जा रहा है कि 2 चांसेस हैं उनमें कि वो हेड होगा
और 5 चांसेस हैं कि वो टेल होगा, यानी वो प्रिडिक्शन कर रहा है। वो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी कहना चाहते हैं कि यार इसमें हमें ये बात पता है कि ज़्यादा चांसेस हैं टेल्स आने के हेड्स की जगह, तो वो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं क्या चांस होगा कि वो कोइन अगर 5 टाइम्स फेंका जाए, बेशक सच है कि टेल्स आने, क्या चांस है कि हेड जो है वो आ जाए सारे। अब ये प्रोबेबिलिटी है इधर, लेकिन बहुत कम है, लेकिन वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, क्योंकि उसने खुद बता दिया कि हेड्स आने के चांसेस हैं 2, ये उसने कहते हैं लाजमी है। जहाँ हेड आने के चांसेस 2 हैं वहाँ पे टेल्स आने के चांसेस हैं 5। तो ये टोटल चांसेस अगर हम लोग कहें ना तो वो हो जाता है 7। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ज़रा इस तरह सोचें। मुझे पता है कि 7 चांसेस हो सकते हैं, 7 चांस में से 5 चांस जो है वो टेल्स के पास है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, तो वो होगा 7/2, क्योंकि 5 चांसेस जो है पहले ही जो है टेल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी होगी टेल्स की, उसके बाद जाहिर सी बात है 5/7। अब वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं कि हमारा जो कॉइन की जो है प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो तमाम के तमाम जो है हमारे पास आ जाए हेड्स। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग इसी तरह वैल्यूज़ को पुट कर लें जिसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि अब एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे इस हेड के आने से दूसरे हेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेशक चांसेस वही है, सेम तो रहते चांसेस के, 2/7 इसका भी 2/7, इस तरह नहीं हो रहा कि अब शायद 3/7 हो रहा है या 2/6। ये बात इंपॉर्टेंट आपकी नोट करना। इस तरह जो है ना हम लोगों ने जिस तरह पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने किया और हमने इस तरह वैल्यू लिख ली, दैट्स इट। इस तरह हम लोगों ने करना था। यहाँ पे 7 तो आई एम सॉरी,